हेलो एंड वेलकम नाजरीन। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं सब कॉन्टिनेंट में। और हालिया आपने देखा किस तरह नेपाल में जो है वो 19 अफराद मारे गए जो ज़्यादातर नौजवान थे। और मुजाहरे इस बात पर शुरू हुए कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सोशल मीडिया एक्सेप्ट टिकटॉक एंड वाइबर, सारा सोशल मीडिया वहां पे ब्लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया। उसके नतीजे में बहुत सारा वायलेंस हुआ। आप जानते हैं कि आजकल की दुनिया में इंटरनेट के बगैर और सोशल मीडिया के बगैर तो सांस भी नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन, जो सोशल मीडिया है उसको लोग अपने कारोबार के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया से काफ़ी पैसे भी कमाती है और एक ज़रिया माश बन चुका है। बहरहाल, ये आंदोलन शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। इसमें 2-3 सवालात हैं। एक तो ये कि इसके अंदर पाकिस्तान का कितना किरदार है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो एम्बेसी है खटमंडू में, वो इस वायलेंस का एपिसेंटर है। और अमेरिका ने आईएसआई को इस्तेमाल किया है नेपाल में इस पूरी जो है सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस हवाले से कुछ अमरीकियों ने भी, बड़े इंपॉर्टेंट अमेरिकन ने भी खटमंडू की पिछले दिनों यात्रा की थी। सवाल ये है कि क्या बुलेंद्रा शाह जो मेयर हैं खटमंडू के और नौजवान हैं, और इस तहरीक को यही कहा जाता है कि वो उसमें एक लीडर के तौर पर उभरे हैं, एक अल्टरनेट लीडर के तौर पर, तो क्या ये नेपाल के ज़ेलेंस्की साबित होंगे? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल जो है बहुत शिद्दत से उठ रहा है कि क्या नेपाल के अंदर मोनार्की जो है उसको रिस्टोर होना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे इस सवाल की तरफ कि पार्लियामेंट को आग लगाने के बाद और दूसरे सरकारी इमारतों को आग लगाने के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो एक हैं उनको भी काफी मारा पीटा गया है। एक उनकी मेरे ख्याल है वाइफ को जिंदा भी जलाया गया है। इस सारी सूरत के बाद और इसके बाद के फाइनेंस मिनिस्टर के कपड़े उतारे गए और वो कच्चे में जो है वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सारी फुटेज हमने देखी है। सवाल ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ओली कहाँ है? क्या वो चीन भाग गए हैं, दुबई भाग गए हैं, इंडिया चले गए हैं, या वहीं पे हैं, कहीं छुपे हुए हैं, या मार दिए गए हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने जो है वो एनालिस्ट हैं, उमेश अग्रवाल जी और समर मेजर समर तूर साहब। उनको जोड़ लेते हैं अपने साथ। उसके बाद जो है वो हम अपनी चर्चा शुरू कर लेते हैं। ये उमेश साहब और हमारे साथ आ गए हैं समर तूर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ इस जय वक्त। सिया राम अमजद जी। जय सिया राम समर जी। जय श्री जय राम। जी, जयंत। जय श्री जयंत। राम। मैं जानता हूं कि इस वक्त बहुत लेट हो चुका है और जब लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त तक हो सकता है कुछ सवालों के जवाब लोगों को मिल चुके हों। लेकिन इस वक्त बीबीसी की और रॉयटर्स और बाकी जो चैनल्स हैं उनकी भी रिपोर्ट्स में काफी डिलेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, देर से आ रही हैं। बहरहाल सबसे पहले तो चलते हैं हम उमेश अग्रवाल जी की तरफ। उमेश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर सर? सर, लास्ट न्यूपोर्ट तो ये आई थी कि ही विल बी फ्लाइंग टू दुबई, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों ने बोल दिया कि आप चाइना जाइए, इंडिया में आपके लिए जगह नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर बहुत लोगों ने ओली को बोल भी दिया था, क्योंकि ओली एक तरह से चाइनीज एजेंट के जैसे बिहेव कर रहे थे। और देखा जाए तो एक तरह से आज जो प्रोटेस्ट भी हुआ है उनकी बेवकूफी के कारण हुआ है। जब उन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया और उनको मालूम था कि उनके देश में जो अमेरिकन एप्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, ये सब इम्पोर्टेंट हो चुके हैं आज के देश में, आज के युग में, उसको बैन करके फिर सिर्फ चाइनीज ऐप को रखना, तो कहीं ना कहीं वहां पे गुस्सा तो बढ़ना ही था। देखिए, नेपाल में बहुत ज्यादा करप्शन है। वहां पे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा बहुत सालों से है, जी और जी, ये एक तरह से पेंटअप एंगर था जो एक्सप्लोड हो गया। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो कि शायद पाकिस्तान इसका एक तरह से एपिसेंटर हो सकता है, हाँ। बिल्कुल है, क्योंकि अच्छा, आईएसआई का बहुत बड़ा। इसमें आते हैं, इन मुद्दों पे भी आते हैं, लेकिन काफी मुद्दे हैं, लेकिन दुबई तो वो नहीं पहुंचे।
दुबई दुबई से नहीं पहुंचे। कंफर्म कर लिया दुबई से, और दुबई की जो फ्लाइट चार्ट्स हैं और जो सारा है वो उसमें नेपाल से आने वाली किसी फ्लाइट पे भी प्राइम मिनिस्टर ओली जो है वो ना अपने नाम से या किसी जाली पासपोर्ट से वो वहां नहीं पहुंचे, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। समरतूर साहब कहाँ भेज दिया ओली साहब को? कहा जा रहा है कि शायद वो चाइना चले गए हैं या शायद वो पतली गली से निकल के तो ब्रिज क्रॉस करके इंडिया आ गए हैं। आप कैसे नहीं देख रहे हैं सर, उनकी जो हेलीकॉप्टर की जो डिटेल्स हैं बेसिकली वो एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट मिलिट्री कंटूनमेंट जो काफी आइसोलेटेड जगह पे है और सील्ड है, वहां पे उन्हें ले गए हैं। और इट इज अनफॉर्चुनेट कि बाकी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, सिटिंग मिनिस्टर्स, वो ये प्रिविलेज नहीं अवेल कर सके, क्योंकि वहां पे ना तो हेलीकॉप्टर पहुंच सकता था ना कुछ, बिकॉज भीड़ इतनी थी। ये एक्चुअली ये मॉब का हमला है, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मॉब का हमला है, विद अ सिमिलर पैटर्न जिस तरीके से वैली में स्टोन पिल्टिंग होती थी और व्हाट्सएप ग्रुप्स होते थे, टेलीग्राम ग्रुप्स होते थे, कोऑर्डिनेशन होती थी। तो नेपाल गवर्नमेंट ने ब्लंडर और सुसाइड तब किया जब पहले वो ये ऐप को बैन करते हैं और 48 घंटे के बाद जब इस बैन को उठाते हैं तो ये बैकफायर कर गया। और ये जो बैन लिफ्ट किया वो इनके लिए फेटल साबित हुआ, क्योंकि सारी कोऑर्डिनेशन ए टू जेड जो ये बलेंद्र शाह जो रैपर है और 15वें मेयर रह चुके हैं काठमांडू के, 2022 में इलेक्ट हुए थे, इनकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग 2019 से है, उससे भी पहले। और ये बहुत ही नॉर्मल एक सिंगर थे, बट विद टाइम ये बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर हो गए जैसे इंटरनेट पे। जेलेंस्की था? हाँ, सेम 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 लाइन सेम पैटर्न। अब तो वो इधर क्या पैटर्न है, रिपीट किया गया है, वो पैटर्न यहाँ रिपीट किया गया है जो आप कह रहे हैं ना कि वो आर्मी बैरक्स में उनको शायद हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए हैं। तो कंफर्म तो कोई भी नहीं कर सकता इस खबर को, मतलब भाई ठीक है नहीं आपके कंफर्म्ड है, सोर्सेज से कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। कंफर्म है। अच्छा चलो ये तो पता लग गया। अच्छा ये भी बिल्कुल वही पैटर्न है जो बांग्लादेश में हमने देखा। उमेश जी, बांग्लादेश के अंदर भी हमने देखा कि एक मॉब था, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी सस्टेनेबल मूवमेंट के एक अरसे से चल रही हो, जैसे हम देखते हैं बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के पंजाब में इमरान खान के लिए है, या और हम मूवमेंट्स देखते हैं साउथ एशिया की। बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान एम्बेसी और आईएसआई का जो रोल रहा है बांग्लादेश में शेख हसीना को आउट करने में, वो अब बिल्कुल सामने आ चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जमात इस्लामी को कैसे इस्तेमाल किया गया, क्राउड के अंदर से पहले फायरिंग कराई गई पुलिस पे और लोगों को मारा गया, और मतलब है ये सारा हम देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी देख रहे हैं कि फौज का रोल एकदम से बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम देखते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना को भी फौज ही निकालती है और बचाती है। इसी सर तरह ये से नेपाल में भी अब हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, इनको भी अब हम देख रहे हैं कि फौज ने अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया। और अभी मैं देख रहा था फौज की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खुद कंट्रोल करेंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पाकिस्तान का रोल क्या है इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है ये रेजिम चेंज ऑपरेशन चल रहा है जिसमें जो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है सब कॉन्टिनेंट में, हर जगह अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। भले ही वो पाकिस्तान में पहले चालू हुआ, क्योंकि जिस दिन यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हुआ था उस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया में थे और वो रशिया के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। वो एंटी अमेरिकन हो चुके थे। इनफैक्ट रशिया से वो तेल लेना चाहते थे और भी शायद और भी मटेरियल्स लेना चाहते थे, उनको हटाया गया। फिर आया श्रीलंका में राजपक्षे जो चाइनीज एजेंट ही थे वो भी भागे। फिर सेम बांग्लादेश में भी हुआ जिसमें शेख हसीना बैलेंस करके चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कोई भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही करेगा अपने देश के लिए। वहां पे अमेरिका ने डिमांड किया मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, नहीं दिया तो उन्होंने एक तरह से वहां पे रेवोल्यूशन कराया और शर्जील इमाम जो है वहां उभर के आया है, एकदम से उभर के आया देखिए। और उन्होंने जो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरिएट भी है उसको बैठाया और बोला कि 1 साल के अंदर इलेक्शन होंगे।
पर 1 साल से ऊपर हो गया, इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आज नेपाल में भी सेम का सेम हुआ है। वहां पे भी देखा है कि कैसे ये जो बलेंशाह है वो उभर के आया है, और उधर भी ये जो बता रहा है, जो मेरे हिसाब से हर जगह चाइनीज इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी पाकिस्तान में भी देखिए, वहां पे अभी आज ही जो एक कल ही शायद आया था न्यूज कि वहां की अमेरिकन कंपनी ने वहां पे पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स से कुछ करार किया है $500 मिलियन में। तो कहीं ना कहीं 500 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड एक बलूचिस्तान का मुआहदा किया है हाँ, उन्होंने हाँ, प्राइम तो ये मिनिस्टर हाउस में बैठ के। जी हाँ। हाँ, तो ये देखिए जहां पे भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, वो एक तरह से उस सबको वो लोग रेजिम चेंज कराते जा रहे हैं। सेकेंड, आप ये देखिए कि जो नेपाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कल इंडिया और चाइना ने कुछ एक तरह से चाइनीज एम्बेसडर का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया बॉर्डर के ऊपर, और आज आप ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली अगर वहां पे एक अमेरिकन पपेट बैठ जाता है, तो वो दोनों इंडिया और चाइना के बीच में मिस्टीवियस काम करेगा। वो इंडिया और चाइना को आपस में भिड़ाने की कोशिश करेगा। सबसे नेपाल बड़ा और इंडिया को भी बॉर्डर डिस्प्यूट बना सकते हैं वो, बिल्कुल, नेपाल और इंडिया का भी। हाँ, वो वैसे भी कर सकता है, पीछे अमेरिका का सपोर्ट रहेगा ही। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसमें नेपाल का जो कैरेक्टर है एज अ हिंदू किंगडम, वो भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी। दिस इज अ सिविलाइजेशनल अटैक ऑन अस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, बहुत बड़ी बात की है तूर साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान एम्बेसी इज और इज नॉट द एपी सेंटर ऑफ दिस कू, दिस मॉब जनरेटेड कू इन नेपाल। सर देखें, पहली चीज तो बांग्लादेश का जो कू हुआ जी जी। उसमें अमेरिकन, अब देखिए गोरा बंदा बांग्लादेशों के बीच तो सरेआम पकड़ा जाएगा। So they have hired the best alternative, that is Pakistan ISI agents. You mean Then, Americans have hired? yes, and Americans also hired people from their political parties. जो Okay. उनकी उनकी जो दो पॉलिटिकल पार्टीज है विच वर BNP, जमात एंटी शेख इस्लामी। हसीना, जमात इस्लामी एंड एक और है सर, कौन सी है? एक जमात इस्लामी है और दूसरी है बांग्लादेश नेशनल नेशनल लीग, पार्टी, बीएनपी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी, हाँ हाँ, तो बीएनपी। खालदा जिया की। हाँ, तो ये दे हैव टेकन सपोर्ट ऑफ आईएसआई, एंड बिकॉज वहां की लोकल डायलेक्ट, वहां के लोगों में ढलना, तो इट इज इजी फॉर आईएसआई टू डू देन अमेरिकन टू डू इट। तो इट वाज ऑल डन ऑन अमेरिकन डायरेक्टिव। क्यों? क्योंकि उन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया, और शेख हसीना जी ने यह डिस्क्लोज किया था कि a white man approached me, but when I refused, it is a result, it is the fallout of that Bangladesh has fallen. And America is so desperate कि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो चाइना को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो ऐसा मुल्क है अमेरिका, वो नहीं देखेगा सही या गलत क्या है। और यही वेनेजुएला के साथ वो कर रहा है। अब वेनेजुएला के ऊपर अगर अमेरिका ने पहले हमला कर दिया, तो चीन को भी ताइवान पे हमला करने का बहाना, और भी पक्का बहाना मिल जाएगा। तो ये है सर। ऊपर से आप देखें, जापान देख लें, आप साउथ कोरिया देख लें, सिंगापुर देख लें, अब आप बांग्लादेश, ये स्टेट देख बांग्लादेश लें देख पूरी। लें, और फिर पाकिस्तान देख लें। यहां पे अमेरिकन डीप स्टेट ने अपना गढ़ बना लिया है। They tried to do it during the farmers' protest by funding Aam Aadmi Party, by funding farmers' protest, by funding the Shaheen Bagh through the opposition parties, and इसकी कैजुअलिटी इंडिया में जो अमेरिकन डीप स्टेट का शिकार हुआ 400 पार, जो 400 पार हमने सोचा था, that was the victim of American deep state, which was shocking, surprising for everybody in India. But
थैंकफुली जो डाइवर्सिटी है, जो डेमोक्रेसी इंडिया की और जो अलग अलग रिलीजन्स है, सो दैट वाज द सेविंग ग्रेस दैट स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, कि अगर कोई एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल वांट टू गो अगेंस्ट द नेशन, बाकी तीन उसकी लाइन नहीं टो करेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो ठीक हो गई। उसकी वजह से सबको पता लग गया था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है। अमेरिकन एम्बेसडर गारसेटी ने अमेरिकन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था टू गो मीट ओनली ऑपोजिशन लीडर्स एंड माइनॉरिटी लीडर्स, and it was a clear message to the present ruling government that America has arrived and they will do everything ठीक to है। ensure हिंदी बीजेपी में, लूजेस। हिंदी में। जी, पर जी। वो, हाँ, पर बीजेपी नहीं हारी। हाँ, पर बीजेपी को झटका लगा क्योंकि एक दो स्टेट हाथ से निकल गई साउथ की। ऊपर से जो वोट बैंक आना था, वो वोटें काफी तोड़ दी उन्होंने। इंडी अलायंस था, इंडी अलायंस को लेके वोटें काफी टूटी और 400 पार का आंकड़ा नहीं, सक्सेसफुली प्योर पूरा हो मेजोरिटी में सका। आने में दिक्कत आई। ठीक है। अब हम वापस आते हैं तो नेपाल की तरफ। उमेश जी, कुछ लोगों का ख्याल है कि नेपाल में मोनार्की को दोबारा रिस्टोर करना चाहिए। इंडिया के फायदे में होगा अगर मोनार्की रिस्टोर हो जाए, एक लिबरल किंग हो जो बैलेंस करके चले रीजन में। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं थोड़ा, मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। अच्छा। बहुत साल पहले, 15-16 साल पहले, किंग वीरेंद्र और उनकी एंटायर फैमिली को मार दिया गया था और बताया जाता है कि ये सीआईए के द्वारा किया गया। बिल्कुल। उसके बाद बने थे किंग ज्ञानेंद्र, और उनके जो बेटे हैं प्रिंस पारस, वो इंडिया के अंदर काउंटरफीट करेंसी चलाते थे। और आज किंग ज्ञानेंद्र 80 इयर्स के हो चुके हैं, और लिहाजा उनके बाद प्रिंस पारस बनेंगे जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट से 2009 की बताया जाता है कि भारत के अंदर काउंटरफीट नोट्स चलाने के लिए उनके ऑलरेडी वो आईएसआई के लिंक में है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में रहेगा ही नहीं कि वहां पे मोनार्की आए। अगर मोनार्की लाना है तो किंग ज्ञानेंद्र और प्रिंस पारस को हटा के कोई कोई तीसरा कोई आए जो भारत का एक तरह से कोई भी दूसरा रॉयल लिनेज का है, वो चलेगा, पर ये दोनों नहीं चलेंगे। दिस इज आई एम टेलिंग यू। मेरा किंग ज्ञानेंद्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो 80 साल के हो चुके हैं और ठीक उनका है। टाइम बहुत कम है। समर साहब, आप क्या समझते हैं, मोनार्की को रिस्टोर होना चाहिए? सर देखिए, मोनार्की इज द ओनली होप फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना पैसा अमेरिका ने ये कू कराने में लगाया है और जो अमेरिकन डीप स्टेट ने जितनी मेहनत फूकी है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि बालेंद्र शाह इतनी आसानी से स्टेप डाउन करेगा। ये अपॉर्चुनिटीज वंस इन अ लाइफ टाइम आती हैं और एक ही बार आती हैं। अगर इस इंडिविजुअल ने इसका फायदा नहीं उठाया, इट विल बी द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू हैपन फ्रॉम हिज साइड। क्यों? क्योंकि जितनी भी मैसेज और क्राउड है, इन सब माना जाता है कि ये जो है बालेंद्र शाह के जो फैन बेस है, इनके फैन बेस ने जैसे इंटरनेट बहाल हुआ, इन्होंने अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, सिग्नल ऐप के ऊपर अपने ग्रुप्स बनाए, कोऑर्डिनेशन किया और चुन चुन के मिनिस्टर्स के घरों में जाके उनके फैमिली मेंबर्स को मारा और आग लगा दी, सिटिंग मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन निकलवाई और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करवाए। तो देखिए सर, मुझे नहीं लगता कि बालेंद्र शाह इतनी शांति से गिव अप मार देगा, क्योंकि पिछले साल वो बहुत ही सीनियर पोजीशन के अमेरिकन एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव से भी मिला था। तो अमेरिकन पहले ही इसे अपने शिकंजे में ले चुके थे कि ये उनका द चोजन वन है। ही वॉज द चोजन वन बाय द अमेरिकन्स फॉर लीडिंग दिस कू, और ये वही साबित हुआ। और ये बस अमेरिका वेट कर रहा था एक विंडो ओपनिंग की, और ये साबित हो गया। इन्होंने पूरा फायदा उठाया और 48 घंटे में देखें इन्होंने प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया कि प्रो चाइना की एप्स चल रही हैं, एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिकन माइंडसेट देखो, सबको इकट्ठा कर लिया। एंड अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल में इतनी ज्यादा है क्योंकि 90% प्रोजेक्ट जो चाइना के पास गए हैं, ओली ने जो सौंपे थे,
और चाइना के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ चाइनीज लेबर काम करता है, उस देश का लेबर काम नहीं करता है। दैट इज हाउ डेट ट्रैप चाइना वहां पे अपना लाता है उस कंट्री में, और उसकी वजह से नौजवान नेपाल का बेरोजगार है। आप हर जगह कैमरा और फुटेज देख लो, आपको कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग दिखेगा ही नहीं। all the men were between the age of 15 years onwards to I think maximum 35 years, इसी के बीच का ही पूरा एज था। एंड इट इज अ यंग पॉपुलेशन विच इज अनएम्प्लॉयड, और जिसकी वजह से ये जमावड़ा इकट्ठा हुआ। आप देखो, लाखों की तादाद में थे, हजार भी नहीं, लाखों की तादाद में। मैं आपको बता रहा हूं 19 स्टूडेंट जो मारे गए हैं, इट इज नथिंग, इट इज अ बोनस कि इतने सस्ते में निपटा दिया फौज ने या वहां की पुलिस ने। आर्मी की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 48 घंटे में ही ओली ने डिसीजन पहले एक्सट्रीम लिया और उसे ही वापस कर दिया, वो बैकफायर कर गया उस पर। तो देखिए सर, अब किंग ज्ञानेंद्र विल बी द इनिशियल इंटरिम केयरटेकर, बिकॉज आर्मी राजा के अंडर काफी सालों तक रह चुकी है। आर्मी की जो है मोनार्की, इट इज अवेयर ऑफ द टॉप ब्रास ऑफ द मिलिट्री, तो इनका कनेक्ट है। और मुझे लगता है कि ये इनको इंप्लीमेंट करेंगे, इनको पावर में लाएंगे। और दिक्कत तब आएगी अगर मोनार्की को ले आए, तो मोनार्की मतलब किंग के सपोर्टर्स और बालेंद्र शाह के सपोर्टर्स के बीच में क्लैश होगा और गदर होने वाला है। तो भलाई इसमें है कि बालेंद्र शाह आ जाए। इट इज रॉन्ग एंड नेगेटिव फॉर इंडिया बिकॉज ही इज प्रो यूएस एंड कनेक्टेड विद डीप स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली काफी हद तक इट इज गोइंग टू गो अगेंस्ट इंडिया। पर अगर राजा आ जाते हैं तो इलीगल इमिग्रेशन, रोहिंग्यास का इशू, इलीगल बांग्लादेशी का इशू, ये काफी हद तक रिजॉल्व होगा और कंट्रोल में आएगा। यदि बालेंद्र शाह, मुझे नहीं लगता कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का आना रुकेगा, और ये और भी आने वाले समय में दिक्कत करेगा। उमेश जी, आप कैसे देख रहे हैं, इंडिया के लिए क्या चुनौतियां हैं अब आगे, क्या हमें खतरात हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि मोनार्की आनी चाहिए। अगर किंग ज्ञानेंद्र आए तो भी एक ही चीज आना चाहिए कि प्रिंस पारस उनके नहीं होना चाहिए। एक क्लियर कट बात है। आज भले ही आप किंग ज्ञानेंद्र को लेके आके आप शायद आप रिस्टोर कर लोगे, वो टेम्पररी होगा। पर प्रिंस पारस जो है वो आईएसआई के साथ उनका डीप लिंक्स है, और वो भारत के अंदर काउंटरफिट करेंसी भी चला रहे हैं। सीधी बात है, द बेटन शुड गो टू किंग ज्ञानेंद्र। पोस्ट किंग ज्ञानेंद्र और भी कोई रॉयल चलेगा विच इज प्रो इंडिया, और उसको बात करनी पड़ेगी आपको नेपाली आर्मी के साथ। दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू थिंक फॉर द ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और एक और एक चीज है, नेपाल है लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना क्लोज होते जा रहे हैं, भले हो नहीं हो, भले माने नहीं माने, एक तरह से ऑप्टिक्स तो यही नजर आ रहा है। एक अगर अमेरिकन वहां पे अगर बलेंशा आ जाता है, ही इज अ मिस्चीवियस पर्सन, वो दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। वो किधर भी मतलब वो एक ज़ेलेंस्की बन सकता है, और वो शायद भारत के साथ भी युद्ध कर सकता है, अमेरिकन सपोर्ट के साथ, या चाइना के साथ भी कर सकता है, वी डोंट नो। और वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? चाइना। फोर्थ लार्जेस्ट कौन सी है? इंडिया। दोनों एक तरह से थ्रेट है अमेरिका के लिए। और मेरा ये मानना है, अमेरिका ने अपना ब्रेक चाइना पॉलिसी एक्टिवेट कर दिया है। वो कहीं भी देखिए, विक्ट्री परेड के बाद आप ये देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से अपने आप को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, ये एक फर्स्ट सिग्नल है कि अमेरिका वॉर के लिए रेडी है, और वो क्लियर कट मैसेज चाइना को जा रहा है। वेनेजुएला में हमने देख लिया है, जो लैटिन अमेरिका में अमेरिका कंसिडर्स इट एज ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और वहां पे प्रूवन रिजर्व है $303 बिलियन, जो हाईएस्ट रिजर्व है इन द वर्ल्ड। वहां पे चाइना अपनी रिग्स डाल रहा है, अपना फ्लोटिंग वेसल्स डाल के वहां से तेल निकालने की कोशिश करेगा। अमेरिका होने ही नहीं देगा, वो कुछ भी करके वहां पे ब्लॉकेड करके कुछ भी कर देगा, अटैक ना करे बट उसको इम्पेयर जरूर कर देगा। और चाइना, और जहां पे चाइना के बॉर्डर से 17 कंट्रीज के साथ
सब जगह वहां पे सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे चाइना के बॉर्डर्स में, तो चाइना उधर एक तरह से दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वेनेजुएला। दिस इज द गेम प्लान ऑफ ट्रम्प। और ये जो ब्रेक चाइना पॉलिसी है, ये 3 साल पहले ही चालू हो गई थी जब नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, और उसकी के बाद चाइना ने अपना जो एग्रेसिव स्टैंड है ताइवान से चालू कर दिया। उसके बाद ही उन्होंने अपने शिप्स भेजने चालू किए और अपने प्लेन्स भेजने चालू किए। अब क्या हो रहा है, चाइना का डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है। देखिए सोवियत यूनियन के साथ भी यही हुआ था। सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ था तब उनका मिलिट्री बजट था 20% ऑफ द जीडीपी। अमेरिका इज प्लेइंग द सेम कार्ड राइट नाउ, चाइना को उकसा रहा है। कोई उपाय नहीं रहेगा चाइना को, क्योंकि चाइना कंसिडर्स ताइवान एज इट्स इंटीग्रल पार्ट। तो अपनी आन शान के लिए उसको करना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने रशिया को प्रोवोक किया युद्ध के लिए, वैसे वो चाइना को भी करेगा। इट विल क्रिएट कंडीशंस। और अमेरिका चाहता भी है कि उसका एक शोडाउन हो, ताकि देखिए जो चाइना का जो प्रॉस्पेरिटी है वो उनकी कोस्टल सिटीज में ही है। भले वो आप देख लीजिए, अब युद्ध होता है तो इट विल अफेक्ट द अमेरिकन वॉरशिप्स एंड द चाइनीज सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो कैजुअलिटीज है वो बहुत मिनिमल होने वाले हैं, चाइनीज कैजुअलिटीज ज्यादा होंगे। ये अमेरिका का लॉन्ग टर्म गेम प्लान है। ये फर्स्ट प्लान है ब्रेक चाइना देन ब्रेक इंडिया। अमेरिका इज आवर फ्यूचर एनिमी, और हमें एक तरह से भूलना नहीं चाहिए चाइना भी हमारा एनिमी है। बट हमें चाइना से कैसे डील करना है, वी शुड डील इट विद आवर ओन टर्म्स। हमें अमेरिका का फ्रंटलाइन सोल्जर नहीं बनना है। हमको मालूम है उनके साथ कब करना है, और हमारा लिमिटेड ही है। हमको अक्साई चीन चाहिए, और हमें और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना से। ये मेरा मानना है। ठीक हो गया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी, तूर साहब। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि बलेंद्र शाह इज नॉट गुड फॉर इंडिया एंड चाइना। तो मुझे दोनों तो कंट्रीज तूर साहब, मैं चलो एक सवाल आप दोनों के सामने रखता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जेलेंस्की को यूज किया इन्होंने नेटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को, लेकर वो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। इसी तरह से मुझे लगता है कि नेपाल को अमेरिका के इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल करने के लिए ये इस बुलिंद्रा को लाएं, और शायद ये अनएक्सेप्टेबल हो इंडिया के लिए। और उसके नतीजे में बुलिंद्रा जो है ये एक फाल्स कोई ऑपरेशन करके तो इंडिया के साथ एक छोटी जंग ना शुरू कर दे। नहीं सर, ये नहीं, चाइना एमएसएस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विस, जो चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, वो भले ही मतलब मैं बता रहा हूं कि नेपाल यूक्रेन बन सकता है, क्योंकि अगर ये प्रो यूएस गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई मतलब चाइना के चौखट पे अमेरिका आ चुका है। और फिर चाइना ने अगर अपना फ्रंट ओपन कर दिया नेपाल के अगेंस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल बच सकता है इस डिस्ट्रक्शन से। और अमेरिकन प्रेजेंस विल बी, मतलब 20 बार सोचना पड़ेगा अमेरिकन को अगर उन्होंने नेपाल के अंदर पैर रखना है, क्योंकि इतना गदर होगा। क्योंकि अब डबल गेम देखिए सर, पाकिस्तान हैज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम चाइना। मतलब $60 बिलियन चाइना ने पुल आउट कर लिए हैं। 60 या 600 बिलियन मुझे नहीं पता, बट इट इज अ सिमिलर फिगर। चाइना हैज पुल्ड आउट फ्रॉम द सीपेक प्रोजेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। क्यों? 60 पाकिस्तान बिलियन। हैज गॉन, हाँ 60 बिलियन, क्योंकि चाइना हैज रियलाइज पाकिस्तान हैज गॉन क्लोजर टू पाकिस्तान। व्हाई? क्योंकि ऑफ सिंदूर के टाइम पूरा का पूरा चाइनीज इक्विपमेंट फेल हो गया, वो एंड तो इट हैज पैसे बीन मांग रहे हैं। इट हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान ने रियलाइज कि भैया खुद बचना है, चमड़ी बचानी है, तो अमेरिका के साथ रहो, वो चीनियों पे 100 भरोसा बिलियन, नहीं है। हम 100 बिलियन देंगे आपको। हाँ, तो नाउ यू सी सर, यूएसए का डीप स्टेट हैज टेकन ओवर पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ आसिफ मुनीर। दे हैव टेकन ओवर श्रीलंका, न्यूट्रल हो चुका है, इट इज अवे फ्रॉम द डेट एंड जो भी है, चाइना का विक्टिम बन चुका है। मालदीव चाइना का विक्टिम बन चुका है, पर अभी उसे अकल आ गई है तो वो थोड़ा स्टेबल हो रहा है। एंड जहां तक नेपाल और ये बांग्लादेश की बात है, यूएसए हैज गॉट इट्स फुटप्रिंट इनसाइड।
मोहम्मद यूनिस इज अ अमेरिकन मैन, अंकल सैम का बंदा है। एंड नाउ Balendra Shah comes into effect. Balendra Shah, now Nepal being a Hindu nation, will not coordinate with Bangladesh to do something against India. ये तय है। But Balendra Shah is again a US puppet. वो नेपाल की धरती को अमेरिका को सौंप देगा कि आप ये चाइना के खिलाफ यूज कर सकते हो, और बालेंद्र शाह की या तो इधर वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, अगर वो पावर में आया तो वो जेलेंस्की बन जाएगा साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं उमेश अग्रवाल जी से आखिरी सवाल मेरा, कि अगर ये सिनेरियो बनता है जिस तरह समरतूर साहब कह रहे हैं, और ये अमेरिका का एक सैटेलाइट स्टेट बन जाती है नेपाल, तो ऐसे में क्या ऐसा होगा, चांसेस हैं कि इंडिया और चाइना फिर बैठ जाएं बिहाइंड द डोर्स और आपस में कहें कि भाई नेपाल का मसला जो है हम दोनों के लिए चुनौती है, तो आओ इसको हल करें किसी तरीके से, और ऐसा ना हो कि फिर नेपाल जो है वो कुछ इंडिया में चला जाए, कुछ चाइना में चला जाए, ये सिनेरियो बनेगा आप? देखिए, मेरा मानना है कि इंडियन और चाइनीज दोनों देख रहे होंगे सिचुएशन कैसे इवॉल्व हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स की मीटिंग भी बुलाई है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और जो भी करें नेपाली आर्मी को कॉन्फिडेंस में रख के करिए, और अगर मोनार्की लगानी है तो किंग ज्ञानेंद्र को आ सकते हैं, पर किंग ज्ञानेंद्र के बाद प्रिंस पारस नहीं आना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए। और चाइना भी एक तरह से मान जाएगा, क्योंकि एक तरह से भारत चाइना के साथ एक तरह से इकोनॉमिक संबंध अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही इंडिया न्यूट्रल है, चाइना को मालूम है ये बात, और चाइना को ये भी मालूम है इंडिया अपनी टेरिटरी डिफेंड करने के लिए कुछ भी करेगा, तो एटलीस्ट वहां पे एक तरह से रेस्पाइट मिल सकता है। अगर इंडिया इंटरवीन करता है तो चाइना कुछ उसको अपोज भी नहीं करेगा, और सीक्रेटली शायद हेल्प भी कर दे, ओपनली नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया उमेश अग्रवाल जी और समरतूर जी, आप इमरजेंसी बुनियादों पे हमारे शो में तशरीफ लाए। जो ये मुद्दा ही इतना इम्पोर्टेंट है, और आप दोनों को नमस्कार, जय श्री राम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।